Hello students, a very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. So this is the last lecture of photosynthesis in higher plants. Okay? अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको रेगुलर 11th और 12th दोनों का कंटेंट मिलेंगे प्लस और क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। डीवीपी डेली प्रैक्टिस पेपर हर चैप्टर वाइज मैं अपलोड करती जाऊंगी ऑन द चैनल और आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन विद रीजंस भी मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले अगर हम बात करें, दो फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रहे हैं। पहला क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा क्या है, इंटरनल फैक्टर। अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें कि जब एक फोटोसिंथेसिस एक प्लांट जब फूड को प्रिपेयर कर रहा है तो उसे क्या क्या चीजें चाहिए जो हमें, जो बाहर का फैक्टर में एक्सटर्नल है, प्लांट का एक्सटर्नल लाइट, लाइट हो गया, बगैर सनलाइट फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते प्लांट। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, राइट, टेम्परेचर हो गया, एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। हमने ऑलरेडी C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, एंड विच एरिया दे ग्रो, व्हाट्स द टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में वो सारे प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, C3 C4 सबके बारे में, राइट। और वाटर, वाटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक प्लांट का एक्सटर्नल फैक्टर है। जब एक प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है तो ये चारों इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स रहेंगे इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात इंटरनल फैक्टर की करें तो बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, इट्स प्रेजेंट इंटरनली इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर, जिसको कहते हैं प्लांट फैक्टर भी। और ये डिपेंड करता है ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन दैट इंक्लूड्स साइज ऑफ द लीव्स, लीव्स का साइज कैसा है, एज, वो कितने दिन तक वो लीफ सरवाइव कर रहा है, उसके बाद वो खत्म हो जाए, उसकी सेनेसेंट हो रही है, ओरिएंटेशन, लीफ की ओरिएंटेशन क्या हो रही है, मेसोफिल सेल हो गया, या कितना क्लोरोप्लास्ट, अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड करता है एक प्लांट का इंटरनल फैक्टर। ये अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जो पिगमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये सारी चीजें जो है, दिस आर द इंटरनल फैक्टर्स, ओके, दैट इंक्लूड्स दिस ऑल। ठीक है, और बेसिकली इंटरनल फैक्टर किस पे डिपेंड है, जेनेटिक, बेसिकली प्लांट के जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन पे। ओके, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं, सपोज ये एक प्लांट है, दिस इज द प्लांट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक, दिस इज अ प्लांट, तो दिस इज अ सॉइल, सॉइल पे, सॉइल के अंदर क्या होगा, रूट्स होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें ये सारे जो है मिनरल्स जो एक प्लांट के लिए जरूरत होता है, राइट, लाइक कॉपर हो गया, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, बोरॉन, जिंक। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो रूट्स क्या करेंगी, सॉइल से ये सारे मिनरल्स को एब्जॉर्व करेंगे, एंड व्हाट दे विल डू, दे विल गिव इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लाइक एक मिनरल्स किसको जरूरत है, लीफ को जरूरत है। जब लीफ फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, ये सारे मिनरल्स जो है रूट्स एब्जॉर्व करके लीफ तक पहुंचाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर एग्जाम्पल ली जाए कि अगर नाइट्रोजन, एग्जाम्पल की अगर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई है, डेफिशिएंट है नाइट्रोजन, तो क्या प्लांट ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि हर एक मिनरल्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंट रोल है उस प्लांट के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हमने मिनरल न्यूट्रिशन की चैप्टर पढ़ी थी वहां पे हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट्स के सारे फंक्शंस, कि अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता उस प्लांट में, उस प्लांट में हमें क्या देखने को मिलता है, राइट, डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में बात किए थे। सिमिलर अगर हम बात करें कि अगर एक सॉइल में नाइट्रोजन डेफिसिट है, दैट मीन्स नाइट्रोजन जो है एक पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जा रही है। किसकी वजह से हो रही है, नाइट्रोजन की कमी की वजह से, जिसको कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिकली द प्लांट ग्रोथ विल डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करेगी। एक भी कमी होगी तो या तो लीफ येलो बन जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगी, या लीफ जल्दी खत्म हो जा रहा है टाइम से पहले। तो ये सारी चीजें जो है एक प्लांट में देखने को मिलेगी अगर हम नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है उस प्लांट में। दैट मीन्स द प्लांट ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय मिनरल न्यूट्रिएंट।
जैसे कि मैंने कहा ये सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट ग्रोथ को डिटरमाइन कर रहे हैं विच वॉज प्रेजेंट इन इट्स डेफिशिएंट वैल्यू। दैट मीन्स अगर हम देखें कि जो नाइट्रोजन की कमी हो गई तो सब क्या हो रहा है, जब नाइट्रोजन की कमी हो गई, ये एक मिनरल न्यूट्रिशन है, जो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो रहा है, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। ये सारे डिस्कशन के बाद इट कैन बी कंक्लूडेड दैट नाइट्रोजन क्या है, इट्स अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट बिकॉज नाइट्रोजन वाज डेफिशिएंट, नाइट्रोजन कमी थी उस प्लांट में, तो इसी वजह से नाइट्रोजन का हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो साइंटिस्ट का नाम था बाय ब्लैकमैन 1905। दैट मीन्स इट इज इफेक्टिव व्हेन वन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड एंड मोर देन वन फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि प्लांट का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो अफेक्ट हो रहा है, दैट इज बाय मोर देन वन फैक्टर। अगर एक भी फैक्टर, एक भी मिनरल न्यूट्रिशन कमी हो जा रही है उस प्लांट में, उस प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड हो रहा है, राइट। दैट मीन्स दैट रेट विल बी डिटरमाइंड बाय फैक्टर। उस फैक्टर का नाम क्या है, लिमिटिंग फैक्टर। दैट मीन्स दैट लिमिटिंग फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इनटू मिनिमल वैल्यू। ये फैक्टर का मतलब होता है इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। दैट मीन्स अगर, इसका मतलब ये होता है कि अगर नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो प्लांट में चाहिए, अगर उसकी क्वांटिटी चेंज की जाए तो वो डायरेक्टली एक प्लांट को इफेक्ट करेगा। और यही जो है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया जिनका नाम था ब्लैकमैन। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ टेकिंग द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो प्लांट पे क्या, प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो रही है। दैट मीन्स एक प्लांट पे कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल एक प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, टेम्परेचर ऑप्टिमम है उस प्लांट को ग्रो करने के लिए, वाटर भी ज्यादा है, अगर लाइट कम है, एग्जाम्पल उस प्लांट को हमने छाया में रख दिया और उस प्लांट को लाइट की जरूरत पड़ेगी कब, जब वो प्लांट फूड को प्रिपेयर कर रहा है। तो इस केस में, इन चारों केस में कौन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, लाइट, बिकॉज बगैर लाइट एक प्लांट सरवाइव नहीं कर सकती, राइट। लाइट जरूरी है एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, तो इन दिस केस लाइट इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज द फैक्टर्स व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइट, लाइट की क्वालिटी। लाइट की क्वालिटी क्या होती है, सपोज दिस इज अ प्लांट, तो इस प्लांट को हमें क्या, सनलाइट मिल रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स एक रेंज, एक रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है जो उस प्लांट को चाहिए होते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, ओके। उसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। दैट मीन्स दिस इज द विजिबल रेंज इन विच दिस प्लांट विल ग्रो, एंड दैट इज नथिंग बट द वेवज्योर। दैट मीन्स अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट्स में हो रही है, ब्लू एंड रेड लाइट। ब्लू एंड रेड की जो वेवलेंथ है, दैट स्पेक्ट्रा डिटरमाइंस कि उस स्पेक्ट्रा में, उस वेवलेंथ ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो रही है। दैट मीन्स इन दैट केस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट सबसे ज्यादा हो रही है, मैक्सिमम। लेकिन अगर मिनिमम बात करें फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन, जब मिनिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है किस किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में, जब ग्रीन स्पेक्ट्रा की कलर क्या हो रही है, ग्रीन, विबज्योर जो कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट्स हैं जो एक प्लांट पे पड़ रही है थ्रू द सनलाइट। तो बेसिकली इस नैनोमीटर 400 टू 7 नैनोमीटर में प्लांट जो है प्रॉपरली जो है फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, एंड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब शो करेंगे, ब्लू और रेड लाइट में, और जो मिनिमम बहुत कम फोटोसिंथेसिस शो करेंगे इन द ग्रीन लाइट। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं अबाउट द, पहला क्या था लाइट क्वालिटी, दूसरा क्या था लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन ये अफेक्ट नहीं कर रहे रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस को। दैट मीन्स अगर लाइट ड्यूरेशन ज्यादा है, लाइट अगर ज्यादा मिल गई प्लांट को, जाहिर सी बात है उसकी फोटोसिंथेसिस इल्ड भी ज्यादा होगी। अगर लाइट कम पड़ा उस प्लांट पे तो फोटोसिंथेसिस इल्ड भी कम होगी, ठीक है। तो दैट इज द, ये जो लाइट ड्यूरेशन है ये एक फोटोसिंथेसिस के रेट को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द लाइट इंटेंसिटी। एट लो लाइट इंटेंसिटी, अगर अगर एक प्लांट है सपोज, तो उस प्लांट पे जो सनलाइट है वो बहुत ही लो लो आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम होगा इसमें, दैट मीन्स एट लो लाइट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, बिकॉज जैसा आप लोग को पता है अगर लो लाइट होगा तो एक प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लो लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। दैट मीन्स एट लो लाइट
एक प्लांट क्या शो करेगी, डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, दैट मीन्स बिटवीन कहा इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन, दैट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जब भी लो लाइट पड़ेगी एक प्लांट पे, तो वहां पे बगैर लाइट तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती है। दैट मीन्स जब लाइट की भी जरूरत है, दैट मीन्स इट शोज डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप किसके किसके बीच, लाइट जो इंसिडेंट हुई उस प्लांट पे एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हुआ फ्रॉम द प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, या आप कह सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको हम एक ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, दिस इज द ग्राफ लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लो लाइट इंटेंसिटी में क्या है, दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो लो लाइट इंटेंसिटी में इस तरीके से जो ग्राफ है हमारा, ये पॉइंट पे जाके सैचुरेशन हो रहा है, सी पॉइंट पे सैचुरेशन है, ए पे क्या है एक्सेलरेशन फेज, दैट मींस इंक्रीजिंग फोटो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बी पे जाके ऑप्टिमम हो रहा है और यू कैन से मैक्सिमम, और सी पे क्या हो रहा है जाके सैचुरेशन हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये ग्राफ शो कर रहा है कि लाइट इंटेंसिटी की, लाइट का जो इंटेंसिटी है वो फोटोसिंथेसिस के रेट कैसे इफेक्ट कर रही है। जैसे जैसे लाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस के रेट भी ज्यादा हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लो लाइट है, जैसे जैसे लाइट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ये सैचुरेशन पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। ठीक है, 10% ऑफ फुल सनलाइट, अगर 10% सनलाइट का 10% भी यहाँ मैक्सिमम है, that means it will show, to show maximum photosynthesis saturation is achieved, that means light is rarely, यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि लाइट जो है is rarely a limiting factor in this case when it comes to differentiate between the light intensity and the rate of photosynthesis। so that means जो light intensity है यहाँ पे acceleration phase होगी, यहाँ पे जाके saturation होगी, that means maximum 10% of full sunlight, that means it will show maximum photosynthesis। अगर dense forest की बात करें, अगर डेंस फॉरेस्ट या डीप ओशन की बात करें तो वहां भी लाइट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, बिकॉज अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो उस फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है जो इतने बाकी जानवरों को छांव दे रहे हैं वो प्लांट्स सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, इस वजह से लाइट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, और अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हो रही है तो रेट डजंट इंक्रीज फर्दर, इसके लिए हम पहले आपको ग्राफ शो करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट द हाई लाइट इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। करंट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है जो एक प्लांट को चाहिए, 0.03 to 0.04%, दैट इज 1 ppm मीन्स 1 म्यू पर लीटर। दैट मीन्स अगर हम इसको ppm में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 300 ppm to 400 ppm म्यू पर लीटर। ओके, दैट मीन्स करंट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग टू C3 प्लांट। इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें जो C4 प्लांट्स है दे शो सैचुरेशन एट 360 ppm, दैट मीन्स जो C4 प्लांट्स होंगे वो 360 ppm पे सैचुरेशन शो करेंगे, दैट मीन्स इट विल शो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ शो करेंगे, और C3 प्लांट्स क्या है, दे शो सैचुरेशन एट 450 ppm। दैट मीन्स इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है अप टू 500 ppm, तो क्या होगा, विल इट बेनिफिट द C3 प्लांट और C4 प्लांट। देखिए अगर C4 प्लांट सैचुरेशन कब दिखा रहे हैं 360 ppm में, C3 किस पे 450 पे, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है 500 ppm, तो डेफिनेटली वो किसको बेनिफिट करेगा, C3 प्लांट को, क्योंकि C4 प्लांट की तो सैचुरेशन पावर कितना तक है 360 तक है, लेकिन C3 प्लांट्स का 450 है। तो अगर हम इसकी ppm इंक्रीज भी कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन 500 ppm, तो डेफिनेटली वो किसको बेनिफिट करने वाले हैं, C3 प्लांट को। दैट मीन्स करंट कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लिमिटिंग टू C3 प्लांट, दैट मीन्स जो कंसेंट्रेशन है CO2 की वो लिमिट कर रहा है C3 प्लांट पे, बिकॉज अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन 450 से कम हो रही है तो C3 प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, बिकॉज एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिमिटिंग फैक्टर है यहाँ पे, तो वो ऑप्टिमम होना पड़ेगा उस प्लांट के लिए जब तक जो प्लांट्स है वो मैक्सिमम ग्रोथ शो करे। लाइक C3 प्लांट्स जो मैक्सिमम ग्रोथ किस पे शो कर रहे हैं 450 पे, अगर 450 से कम हो रही है तो C3 प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा लेकिन C4 प्लांट ग्रो कर जाएंगे, राइट।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बात करेंगे। ये एक ग्राफ है जहां पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जैसे कि मैंने कहा 360 ppm पे कौन था? ये C4 प्लांट्स जो है ग्रोथ शो करेंगे, और 450 मतलब C3 प्लांट। दैट मीन्स C4 प्लांट के लिए जो हाई इंटेंसिटी है, लाइट की हाई इंटेंसिटी, और नेक्स्ट और C3 प्लांट के लिए आप देख सकते हैं मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ पे शो करेंगे। then is both C3 और C4 respond differently to carbon dioxide concentration। इसका मतलब क्या है? इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स दोनों ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ठीक है, एट लो लाइट इंटेंसिटी नाइदर C3 नॉर C4 रेस्पॉन्ड टू CO2 कंसंट्रेशन। दैट मीन्स अगर अगर एकदम लाइट कम लाइट इंटेंसिटी मिले तो ना ही C3 ग्रो करेंगे और ना ही C4 ग्रो करेंगे। दैट मीन्स इस इसका ग्राफ दिखाने शो करने का यही मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एक ऑप्टिमम होनी पड़ेगी। दैट मीन्स इस ऑप्टिमम ये मैक्सिमम सैचुरेशन, इसी मैक्सिमम सैचुरेशन पे एक C3 प्लांट्स ग्रो करेंगे और C4 प्लांट्स इस पे ग्रो करेंगे। दैट इज 360 ppm कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे मतलब टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करें तो डार्क रिएक्शन जो कि वहाँ भी टेम्परेचर की जरूरत हो रही है डेफिनेटली। प्लांट में बगैर टेम्परेचर जो है एक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। टेम्परेचर में बात की जाए तो डार्क रिएक्शन क्या है, उसको एंजाइमेटिकली कंट्रोल की जा सकती है। अगर मोर टेम्परेचर है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। दैट मीन्स जो लाइट रिएक्शन है वो सेंसिटिव टू टेम्परेचर बट लेसर एक्सटेंट। अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले क्लास में कि लाइट रिएक्शन जो है टेम्परेचर के सेंसिटिव है लेकिन बहुत कम एक्सटेंट तक। टेम्परेचर ऑप्टिमम किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे ज्यादा हैबिटेट में। हैबिटेट का मतलब जो प्लांट जिस रीजन में अ, जिस टेम्परेचर पे वो ग्रो कर रहे हैं। लाइक मैंने ऑलरेडी C4 प्लांट एंड C3 प्लांट को डिस्कस किया था कि C4 प्लांट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं लाइक इन कोस्टल एरियाज, और यू कैन से ट्रॉपिकल एरियाज जो गोवा जैसे समुद्री इलाके पे ये सारे C4 प्लांट्स ग्रो करते हैं। दैट मीन्स जहाँ टेम्परेचर ऑप्टिमा ज़्यादा होगा वहीं C4 प्लांट्स ग्रो करेंगे, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे C3 प्लांट्स ग्रो करेंगे। दिस वाज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। तो टेम्परेचर भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाटर के बारे में। लेस देन 1% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स अगर हम बात करें वाटर भी जरूरी है बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर। वाटर लेस देन 1%, अगर उस प्लांट को पानी मिल गया तो वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो लाइट इज सबसे ज्यादा जरूरी, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर, वाटर भी जरूरी है। वाटर की कंसंट्रेशन कम है, अगर आप कम भी पानी देते हैं उस प्लांट को तो वो ग्रो कर जाएगा। दैट मीन्स वाटर इज रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर। दैट मीन्स अगर आपको पता होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनको पानी आप 15 दिन 20 दिन में एक बार भी दो तभी चलेगा, उनको डायरेक्ट सनलाइट भी जरूरत नहीं होती है, राइट? तो दैट मीन्स उन पौधों के लिए वाटर इज रियली लिमिटिंग फैक्टर। आपको डेली पौधों में पानी देने की जरूरत ही नहीं है ना। बहुत सारे जैसे पॉटहोल्स हो गए, बहुत सारे जैसे स्नेक प्लांट हो गए, तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनको डेली वाटर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप 15 दिन 20 दिन महीने में एक बार भी देंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाटर जो है लिमिटिंग फैक्टर नहीं। वाटर इज रियरली बहुत कम ही जो है लिमिटिंग फैक्टर है। वाटर इज अ फैक्टर हैज मोर इफेक्ट ऑन प्लांट rather than डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स जो वाटर है, वाटर जो फैक्टर है जो प्लांट पे इफेक्ट दिखा रही है वो डायरेक्टली इट हैज मोर इफेक्ट ऑन प्लांट, वो प्लांट पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है rather than डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स एक प्लांट जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है तो उसमें जो है वाटर का रोल डायरेक्टली नहीं अफेक्ट कर रहा है उस प्लांट। ठीक है, इसका मतलब डिस्कशन हो गया अबाउट द टेम्परेचर हो गया एंड वाटर हो गया। नेक्स्ट, अगर अगर हम देखें कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन, अगर वाटर एक प्लांट को कम दिया जा रहा है, ठीक है, तो एक प्लांट को अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो उस केस में क्या होगा? पहला, जो स्टोमेटा है वो ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि स्टोमेटा ओपन होने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब पानी रूट हेयर्स अब्जॉर्व करेगा उसके बाद लीफ तक पहुंचेगी वो पानी। अब जब पानी जरूरत जो एक्सेसिव वाटर हो जाएगा वो लीफ के मार्जिन से बाहर हो जा रहे हैं। दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, जो पानी की जरूरत है वो बाहर हो जा रहे हैं। तो दैट मीन्स जब स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगा
तो कैसे ट्रांसपिरेशन होगी? तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन के केस में ना स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पाएगी, ना वाटर का लॉस होगा। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो रही है जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लांट को नहीं मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस पे डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, लीव्स विल मतलब लीव्स जो है उस पौधे की सूख जाएंगे। अगर लीव्स सूख गए तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो गई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द कैम पाथवे। कैम पाथवे का मतलब होता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स कैम पाथवे इज प्रेजेंट टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो ये जो वाटर लॉस प्लांट से हो रहे हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए कैम पाथवे का हम बात करेंगे। तो ये पाथवे टेक्स प्लेस इन क्रासुलेसी फैमिली लाइक जेरोफाइटिक प्लांट्स जितने भी है, एलोवेरा, कैक्टस, पाइनएप्पल, ट्राइफलम, ये सारे कैम प्लांट्स हैं। तो अगर हम डिजर्ट की बात करें, जब हम डिजर्ट की बात कर रहे हैं तो डिजर्ट में बहुत ज़्यादा लाइक राजस्थान, जयपुर, जैसलमेर जैसी जगहों पे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होती है। गर्मी होने का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब एक प्लांट को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल जा रहा है तो वो प्लांट जो है उसको भी प्यास लग रही है। दैट मीन्स उसके उस प्लांट से वाटर लॉस ज़्यादा हो जा रहा है। जब वाटर लॉस अगर हमें सपोज हमें बोल दी जाए कि हम धूप में 100 चक्कर लगाएं तो जाहिर सी बात है हमें भी पसीने निकलेंगे और हमें प्यास लगेगी। प्लांट के केस में भी सिमिलर है। यहाँ पे अगर हम डिजर्ट वाले ये सारे जो एलोवेरा, कैक्टस, पाइनएप्पल, ये सारे जो है इसी कैंप प्लांट्स मतलब डिजर्ट वाले एरियाज में ग्रो होते हैं। लाइक अगर हम डिजर्ट की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर लॉस भी ज़्यादा है और स्पेशली दिन के टाइम में हो रहा है। तो इसी वजह से इन प्लांट्स का वाटर लॉस ना हो इसके लिए ये अडेप्टेशन हो रही है इनका स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। दैट मीन्स ये जो स्टोमाटा है, इनका जो स्टोमाटा है वो कब ओपन हो रहा है? रात में हो रहा है। जनरली नॉर्मली जब एक प्लांट का स्टोमाटा कब ओपन हो रहा है? डे टाइम में ओपन हो रहा है, नाइट में क्लोज हो रहा है। लेकिन अगर हम बात इनकी करें, ये जीरोफाइटिक प्लांट्स से अगर इनकी स्टोमाटा दिन में ओपन हो जा रही है, एग्जाम्पल इनके स्टोमाटा डे में ओपन है, तो इनका वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये प्लांट जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो ये प्लांट्स इनकी स्टोमाटा कब होती है? रात में ओपन होती है। और उस वक्त ये क्या करते हैं? हम स्टोमाटा को ओपन करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अवेलेबिलिटी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये प्लांट। ठीक है, तो ऐसे स्टोमाटा को हम क्या कहते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। दैट मीन्स इट ओपन्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में क्लोज होता है ताकि जो वाटर लॉस है वो कम हो पाए, क्योंकि डे टाइम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है डिजर्ट वाले एरिया में। ठीक है, सपोज ये एक ग्राफ है और ये एक साइकिल, सॉरी दिस इज नॉट अ ग्राफ, दिस इज अ कैंप पाथवे का साइकिल है। कैंप पाथवे बिल्कुल आप अगर हम डिस्कस करें तो रिजेंबल कर सकते हैं अबाउट द C4 साइकिल। हमने ऑलरेडी C4 पाथवे के बारे में डिस्कस किया था, बिल्कुल सिमिलर है। एग्जाम्पल, अब हम कैंप पाथवे के बारे में बात करें, जब हम कैंप पाथवे के बारे में बात करेंगे तो स्टोमाटा हमेशा कब ओपन होगी? इट्स इन द नाइट टाइम। तो सपोज दिस द स्टोमाटा ओपन हो रहा है। जब स्टोमाटा ओपन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन हो रही है। तो बेसिकली जब हमने C4 साइकिल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि पैप जो 3 कार्बन कंपाउंड है उसने दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करके और वो क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। राइट, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हमने इसको C4 साइकिल पे डिस्कस किया था। तो OA गेट्स कन्वर्टेड टू मैलेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। उसके बाद ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? ये सारी चीजें मेसोफिल सेल में हो रही है। अब एक मेजर डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगी कि जो C4 प्लांट्स हमने पढ़ा था तो हमने सी मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, इन दोनों सेल में हमने पाथवे पढ़ा था C4 और C3। लेकिन यहाँ पे जब हम कैंप पाथवे पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मेसोफिल सेल में ये पाथवे चल रही है। ठीक है, तो ये मेसोफिल सेल है और ये क्लोरोप्लास्ट है। तब जब ये क्या होगा? उसके बाद ये स्टार्च बनेगा। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट। उसके बाद जब मैलिक एसिड जो बन गया, अब वो जो रात में क्या हुआ, इसने क्या हुआ? स्टोमाटा ओपन हुआ, इसने खाना को प्रिपेयर किया। ठीक है, रात में ये सारी चीजें इसने बना ली, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट हुआ, वाटर लॉस हुआ, दिन में ये साइकिल हुआ, फूड बना इनका। कैसे फूड बना? ये सारी चीजें तो इनके पास अवेलेबल है। अब जो मैलिक एसिड जो उन्होंने रात में बना के जो स्टोर किया था, दैट विल गेट्स कन्वर्ट टू पायरिवेट।
कार्बन डाइऑक्साइड की लॉस होगी, ठीक है। और फिर वापस ये C3 साइकिल में जा रहे हैं, दैट इज कैल्विन साइकिल, ओके। तब REBP इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड हियर, दैट मीन्स यहाँ पे C3 साइकिल भी हो रही है। कहाँ देखने को मिल रहा है हमें C3 साइकिल? क्लोरोप्लास्ट में। और फिर वापस रीजनरेशन होके अगेन पैप हो रहा है, पैप से वापस ये साइकिल कंटिन्यू हो रहा है। तो दैट मीन्स ये साइकिल बिल्कुल ही सिमिलर है विद द C4 साइकिल। बस डिफरेंसेस थोड़ा सा ये रखना है कि ये जो कंप्लीटली पाथवे कहाँ हो रहा है, मेसोफिल सेल में हो रहा है, ना कि बंडल शिशात में। और दूसरा अबाउट द स्टोमेटा जो है यहाँ पे कैम पाथवे, आई मीन कैम जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टोमेटा रात में ओपन होती है और डे में क्लोज होती है, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा ज्यादा होता है इन द डिजर्ट एरियाज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कैम पाथवे? ओके। अगर हम बात करें सेल्स इन्वॉल्व की, तो जो कि मेसोफिल सेल है, सेल ऑर्गेनल क्या है? क्लोरोप्लास्ट, C3 साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या क्या है? REBP और PEP, ठीक है। REBP भी है, RPEP दैट मींस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। REBP कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन, जो C4 साइकिल होने के बाद, एसिड बनने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन के बाद, तो REBP दैट इज C3 साइकिल हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि सेल कौन से इन्वॉल्व है इन केस ऑफ कैम पाथवे, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन कौन सा है। प्लांट्स की बात करें तो अगर हम डिफरेंसेस देख लें कि C3, C4 और कैम प्लांट्स में कौन कौन से पाथवे हो रहे हैं। जो C3 प्लांट्स थे वो टेम्परेट प्लांट्स है, वो टेम्परेट एरियाज में ग्रो होते हैं, तो वो क्या शो कर रहे? C3 पाथवे। यहाँ पे C4 नहीं होता है, राइट। C4 में हमने बात की थी ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होते हैं ये सारे प्लांट्स, तो C4 C3 दोनों ही हुआ था पाथवे। कैम प्लांट्स की बात करें तो जीरोफाइटिक प्लांट्स, इसमें क्या क्या पाथवे हो रही है? कैम एंड C3, सिर्फ कैम प्लांट्स में कैम पाथवे एंड C3 पाथवे। तो ये सारे चीजें हमें देखने को मिल रहे हैं ड्यूरिंग दिस C3, C4 एंड कैम प्लांट्स। अब इसका बात करते हैं इमोशन रेड ड्रॉप एंड एनहेंसमेंट पाथवे। तो इफेक्ट के बारे में बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे कि मैंने कहा था कि आपका अगर 680 फोटो सिस्टम 680 जो रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पे आपका कौन सा फोटो सिस्टम एक्टिव होगा? फोटो सिस्टम 2। और नेक्स्ट, और फोटो सिस्टम 1 कब होगा? जब 680 से ज्यादा होगा, जैसे कि 700 हो गया, तो हमारा फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होता है। तो एग्जाम्पल हमने सबसे पहले क्या किया है, 680 वेवलेंथ ऑफ लाइट में हमने फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम P680 रिएक्शन सेंटर हम देखें तो फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ तक, सपोज ए तक। लेकिन अगर हमने फोटो सिस्टम, आई मीन वेवलेंथ क्या किया, फार रेट कर दिया, दैट मींस ग्रेटर देन 680 कर दिया। जब ग्रेटर देन 680 कर दिया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला में फोटो सिस्टम 2 इज एक्टिव, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। ड्रॉप क्या हो गया? उसी ड्रॉप को कहते हैं रेड ड्रॉप। दैट मीन्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो यील्ड थी वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। जब हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट को इंक्रीज कर दिया, लाइक 680 से ज्यादा कर दिया, तो इस केस में क्या हो गया? फोटो सिस्टम 2 नॉन फंक्शनल हो गए। हमने तीसरे में क्या किया कि हमने दोनों का मिक्स किया है, 680 जो कि फोटो सिस्टम और 680 जो कि फोटो सिस्टम 2 एक्टिव होंगे, और मोर देन 680 दैट इज 700 फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होंगे। तो इसमें हमने दोनों को, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को जब हमने ऐड किया, तब हमने उसको देखा, क्या देखा हमने कि ए से ज्यादा, ए से जो इंक्रीज हुआ उसको हम कहेंगे रेड एनहेंसमेंट इफेक्ट। रेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये वेवलेंथ है ये इस रीजन में हो रही है जिसको कहते हैं रेड, इसीलिए इसको हम कहते हैं रेड एनहेंसमेंट इफेक्ट। यहाँ पे आपको एनहेंसमेंट दिख रहा है जब हमने बोथ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 हमने जब लिया, ठीक है। तो जैसे कि एक पार्ट जो ऑलरेडी छूट चुका था कि जब हमने हाई इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी अगर देखें, तो रेट जो है इंक्रीज हो रही है, रेट डजेंट इंक्रीज हो रही है हाईलाइट इंटेंसिटी में, बिकॉज अदर फैक्टर्स माइट बिकम लिमिटिंग। जो अदर फैक्टर्स है, अगर देखी जाए, अगर हम हाईलाइट इंटेंसिटी दे रहे हैं, तो जो रेट है ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इंक्रीज नहीं भी हो सकती, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर, ये सारे फैक्टर्स जो लिमिटिंग हो जाएंगे। तो इसी वजह से हाईलाइट इंटेंसिटी में जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो इंक्रीज नहीं भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? हो गया। तो ये देखिए, अगर हमने सपोज ये ग्रीन एल्गे है,
इसको हमने लेस देन 680 जो है हमने लाइट दिया स्क्रीन एल को, तो फोटोसिंथेटिक एल क्या हो गया, ज्यादा हुआ। अगर हमने ग्रेटर देन 680 किया ग्रीन एल को, तो फोटोसिंथेटिक एल क्या होगी, डिक्रीज हुई। दैट मीन्स रेड डॉट का मतलब होता है शार्प डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक एल। वाई रेड नाम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये रेड पार्ट स्पेक्ट्रम के रेड पार्ट में हो रहे हैं, इस वजह से इसका नाम रेड है। रेड का मतलब इट ऑकर्स व्हेन मोर देन 680 नैनोमीटर, ज्यादा, कितने से ज्यादा, 680 नैनोमीटर से ज्यादा। ओनली कौन से फोटो सिस्टम एक्टिव होंगे, फोटो सिस्टम 1, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट। It occurs when more than इतना nanometer of light supplied to photosynthetic organism. That means photosystem 2 क्या है, नॉन फंक्शनल है। ठीक है। रेड एनहेंसमेंट इफेक्ट की बात करें तो इंक्रीज इन फोटोसिंथेटिक एल्ड इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर बोथ टाइप, दोनों टाइप ऑफ लाइट अगर सप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे कि 680 से भी ज्यादा और 680 से कम, तो दोनों फोटोसिस्टम में इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों फोटोसिस्टम यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जिसको कहते हैं रेड एनहेंसमेंट इफेक्ट। वाइपर इफेक्ट की बात करें तो इंक्रीज इन कार्ब ऑक्सीजन, दैट मीन्स आरईबीपी प्लस ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजनस एक्टिविटी शो करेगा। तो ऑक्सीजनस एक्टिविटी शो करने का मतलब फोटो रेस्पिरेशन होगा उस प्लांट में। दैट मीन्स अगर फोटो ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जितने भी ग्रीन हाउस क्रॉप्स है लाइक टोमेटो, बेल पेपर, ये सारे C3 प्लांट, दे हैव कैप्ट इन इंक्रीज, अगर इसको हम इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन में रखते हैं, दैट इज नथिंग, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेटिक एल्ड, या आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ये एक एनसीईआरटी बुक की लाइन है। जितने भी ग्रीन हाउस क्रॉप्स है लाइक टोमेटो हो गया, बेल पेपर जो कि C3 प्लांट है, अगर हम इनको इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन में रखते हैं तो हमें फोटोसिंथेटिक एल्ड देखने को मिलती है, राइट। इसी को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।